दिल्ली सरकार और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह के बीच टकराव आज और बढ़ने के आसार हैं। कानून मंत्री सोमनाथ भारती के मामले में बरखा सिंह आज दोपहर 2:15 बजे 6 सदस्यीय दल के साथ उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलेंगी। इस दल में दिल्ली महिला आयोग के 4 सदस्यों के अलावा एक कानूनी सलाहकार और DCW का मीडिया कंसल्टेंट भी शामिल होगा। गौरतलब है कि युगांडा की 5 महिलाओं ने सोमनाथ भारती के खिलाफ बदसलूकी समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह ने केजरीवाल सरकार पर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। DCW के अध्यक्ष पद से हटाने की अटकलों पर बरखा सिंह ने कहा कि सोमनाथ भारती को समन भेजने की वजह से उन्हें हटाने की कोशिशें हो रही हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष बरखा सिंह को हटाने पर आम आदमी केजरीवाल सरकार के सामने मुश्किल बनकर खड़े हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल ने पूछा है कि किस धारा के तहत दिल्ली सरकार बरखा सिंह को हटाने की योजना बना रही है। क्या सरकार ने इस बारे में कानूनी सलाह ली है? साकेत कोर्ट ने युगांडा की एक महिला की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ उसके आरोपों पर अलग से FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सभी शिकायतों को एक FIR में शामिल किया जाए। दिल्ली पुलिस ने भी कोर्ट के सामने यही राय दी थी। अपनी सरकार के 1 महीना पूरा होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मीडिया से मुखातिब होंगे। इस मौके पर केजरीवाल अपनी सरकार की 1 महीने की उपलब्धियों का ब्यौरा रख सकते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर के बाहर बीती रात सिविल सेवा परीक्षा के सैकड़ों प्रतियोगियों ने प्रदर्शन किया। छात्र सिविल सेवा परीक्षा के नए पैटर्न को लागू करने का विरोध कर रहे थे। देश भर से आए युवाओं का कहना था कि राहुल गांधी ने पिछले माह उनसे मिलने और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, मगर 15 दिन बीत जाने के बाद भी न तो कांग्रेस उपाध्यक्ष उनसे मिले और न ही उनकी मांगे मानी गई। अभ्यर्थी चाहते हैं कि अंग्रेजी की अनिवार्यता के साथ ही हिंदी को भी शामिल किया जाए। जिन अभ्यर्थियों ने 2013 में परीक्षा दी है उनको 3 और मौके प्रदान किए जाएं, साथ ही उम्र में 3 साल की छूट प्रदान की जाए। टोल टैक्स न भरने के लिए उकसाने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राज ठाकरे के खिलाफ इस मामले में पुणे में 2 केस दर्ज किया गया है और संयोग से आज राज 2 दिन के दौरे पर पुणे जा रहे हैं। गौरतलब है कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दी है कि उनके खिलाफ 110 केस पहले से दर्ज हैं। हिम्मत है तो सरकार उन्हें गिरफ्तार करे। राज ठाकरे पर पुणे में केस दर्ज होने के खिलाफ सांगली में MNS कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री RR पाटिल का पुतला फूका। MNS कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। एहतियात के तौर पर पुलिस ने MNS के 30 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चुनाव के लिए रायशुमारी करने पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी रायपुर पहुंचे। वो पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर कांग्रेसी पंच सरपंचों से अलग अलग कमरों में मिलते रहे। इसी बहाने उन्होंने बीजेपी और उसके PM इन वेटिंग नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कुछ इस अंदाज में हमला किया। बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान से मिटाना है। जो भी इसको मिटाने की कोशिश करता है, हजारों साल से लोग इसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मिट गए। कांग्रेस के लिए मैं और हम वाले पोस्टर का चक्कर रायपुर में भी दिखा। रायपुर में राहुल गांधी ने मंच पर से मैं और हम का लिखा हुआ पोस्टर फौरन हटाने का फरमान जारी कर दिया। लिहाजा राहुल गांधी के मंच पर आने से पहले कांग्रेसियों ने आनन फानन में पोस्टर हटाया और उसकी जगह तोड़ना नहीं जोड़ना है इबारत लिखा पोस्टर चस्पा कर दिया। दिल्ली में नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर धरना और भूख हड़ताल पर हैं अस्थायी शिक्षक। इनसे मिलने दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी पहुंचे। दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया के उस बयान पर भी लवली जमकर भड़के जिसमें उन्होंने हड़ताली कर्मचारियों को अल्टीमेटम दिया है। लवली ने कहा है कि मांगों की अनदेखी हुई तो छिन जाएगी केजरीवाल की सत्ता। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे समाजवादी पार्टी की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में अखिलेश सरकार के मंत्रियों की क्लास ली। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव ने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वो अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी के प्रचार में जुटें और सरकार के अच्छे कामों की जानकारी जनता तक पहुँचाएं। गुजरात दंगों को लेकर प्रफुल्ल पटेल के नरेंद्र मोदी के बचाव वाले बयान के बाद अब एनसीपी मामले की लिपापोती में जुट गई है। पटेल का ये मोदी प्रेम उनकी पार्टी एनसीपी को जरा भी रास नहीं आया और उन्होंने सारा दोष मीडिया के सिर मढ़ दिया। पार्टी के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल के बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है और ये पटेल का निजी बयान है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर MS धीर ने कहा है कि सिख दंगों पर SIT बनाने का फैसला सरकार ने सोच समझ कर लिया होगा। उन्होंने सरकार के फैसले का न सिर्फ समर्थन किया बल्कि कहा कि SIT बनाने से पीड़ितों में इंसाफ की आस जगेगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जहां भी विधानसभा का सत्र बुलाएगी वो वहीं सदन की अध्यक्षता करने को तैयार है। आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी की बड़ी रैली है। माना जा रहा है कि रैली के जरिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस लोकसभा के चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेगी। रैली के मंच से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी चुनावी रणनीति का भी ऐलान कर सकती हैं। माना जा रहा है कि इस रैली में तृणमूल के लाखों कार्यकर्ता जुटेंगे। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप ने अपनी सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा गार्डों का सहारा लिया है। तेज प्रताप जब चलते हैं तो उनके साथ साथ 11 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। तेज प्रताप का कहना है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने कई बार राज्य सरकार को लिखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ऐसे में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड रखने के अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। डीएमके से निलंबित नेता एमके अलागिरी ने फिर से डीएमके नेता स्टालिन पर चुटकी ली है। अलागिरी ने स्टालिन की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कहा कि जो लोग कुछ गलत करते हैं उन्हें ही ज्यादा सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। स्टालिन ने जरूर कुछ गलत किया होगा, इसलिए उन्हें इस सब की जरूरत पड़ी। मेरी सुरक्षा मेरे समर्थक हैं। महाराष्ट्र महिला आयोग की एक सदस्य आशा मिर्जे ने ये कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया कि लड़कियों के कपड़े और उनका व्यवहार भी बलात्कार के लिए जिम्मेदार हैं। आशा मिर्जे ने कहा कि लड़कियों को अपने व्यवहार को लेकर सतर्क रहना चाहिए। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि उनके कहने का गलत मतलब निकाला गया है। लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। एबीवीपी के कार्यकर्ता यूपी की शिक्षा व्यवस्था में मौजूद अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं के पुलिस पर पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में दर्जनों कार्यकर्ता घायल हुए। कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी के पूर्व नेता और मशहूर वकील राम जेठमलानी की उस अपील पर सुनवाई है जिसमें उन्होंने फिर से बीजेपी में अपनी वापसी की मांग की है। राम जेठमलानी ने बीजेपी पर मानहानि का केस किया है। बीजेपी ने राम जेठमलानी के खिलाफ अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। आज दोपहर 12 बजे सिख समुदाय से जुड़े कई समूह और शिरोमणि अकाली दल के हजारों लोग दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। राहुल और सोनिया के खिलाफ प्रदर्शन उस बयान के बाद हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि 1984 के दंगों में कांग्रेस के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेसी दिग्गजों के खिलाफ ये प्रदर्शन कांग्रेस मुख्यालय यानी 24 अकबर रोड के सामने होगा। आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बीजेपी दिल्ली के लिए एक नोट एक वोट कैंपेन की शुरुआत करेगी। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले देश के कई शहरों में इस कैंपेन की शुरुआत की जा चुकी है। इसका मकसद मोदी के लिए समर्थन हासिल करना है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात मौसम ने फिर से अचानक करवट बदल ली। घने कोहरे ने फिर से दस्तक दी है और पूरा दिल्ली एनसीआर रात भर कोहरे की चपेट में रहा। माना जा रहा है कि हवा में नमी की वजह से कोहरे की वापसी हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस पूरे हफ्ते इस इलाके में सुबह के वक्त घना कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि दिन में धूप भी निकलेगी। कानपुर के बर्रा जरौली इलाके में रहने वाले संदीप सोनी ने हिंदू धर्म की सबसे प्रमुख और पवित्र किताब गीता में लिखे प्रसंगों और संदर्भों को एक अलग आयाम देते हुए उसे प्लाईवुड की लकड़ी में उकेरने का सफल प्रयास किया है। इस अनोखी गीता की ऊंचाई 12 इंच और चौड़ाई 24 इंच है। संदीप ने 32 पन्नों की प्लाईवुड की शीट में 18 अध्याय लिखे हैं, जिसके प्रत्येक अक्षर की मोटाई 6 मिलीमीटर और ऊंचाई 10 मिलीमीटर है। आज देश भर में मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जा रहा है। कहते हैं कि इसी दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर इलाहाबाद के तट पर हजारों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में नचलाना इलाके में राष्ट्रीय बटालियन ने पीर पंजाल के पहाड़ों में फंसे 8 लोगों को सही सलामत बाहर निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के 1 अधिकारी और 9 जवान शामिल थे। इस बचाव कार्य में 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। जम्मू कश्मीर में ही राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने एक गर्भवती महिला की जान बचाई। बर्फबारी की वजह से कुपवाड़ा से कट गया था महिला के गांव का संपर्क, लेकिन फौज की क्विक रिएक्शन टीम ने तुरंत महिला तक मदद पहुंचाई और कई घंटों के सफर के बाद महिला की सफल डिलीवरी करवाई। मां और बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। दिल्ली की रायसीना हिल्स पर गणतंत्र दिवस समारोह का शानदार समापन हुआ। बीटिंग द रिट्रीट में सेना के तीनों अंगों का अद्भुत समन्वय दिखा। 20 साल बाद शाही बग्गी में सवार होकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पहुंचे। बीटिंग रिट्रीट में बजाई जाने वाली 20 में से 18 धुनें भारतीय थी, जिसे लोगों ने मंत्रमुग्ध होकर देखा और सुना। मुंबई में युवा रत्न अवार्ड्स 2013 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिरला ग्रुप के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अव्वल आने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजश्री बिरला थी।
कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग कार्यक्रमों के साथ हुई। छत्तीसगढ़ के आडावाल गांव में एक चाय वाले ने अद्भुत मिसाल पेश की है। छोटी सी चाय समोसे की दुकान चलाने वाले अरविंद साहा बचत करके 1.5 लाख रुपए इकट्ठा किए और गरीब बच्चों के लिए सरकारी स्कूल को दान कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि गरीबी की वजह से वो खुद 8वीं के बाद नहीं पढ़ पाए थे। एनसीआर में एक बार फिर नशे और रफ्तार का कॉकटेल हादसे की शक्ल में सामने आया, जब एक तेज रफ्तार स्कोडा कार ने पहले तो ऑडी कार को टक्कर मारी और फिर उसके बाद एक बाइक सवार समेत आइसक्रीम बेचने वाले 2 शख्स को भी टक्कर मारकर घायल कर दिया। घटना नोएडा के सेक्टर 26 की है। असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर असम के सोनितपुर जिले में 10 लोगों की हत्या कर दी गई है। हमलावरों की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। हमले में 8 लोगों के घायल होने की भी खबर है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए लोग असम के थे, जबकि हमलावर अरुणाचल प्रदेश से आए थे। शादी की जिद करने पर प्रेमी ने कर दी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां पुलिस ने करीब 4 महीने पहले सिरकटी युवती की लाश मिलने के मामले को सुलझाते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर यह खुलासा किया है। हत्या करने से पहले प्रेमी ने उससे संबंध बनाया और उसके बाद दिल्ली की इस युवती की गर्दन काट दी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर ने टीम इंडिया की पस्त गेंदबाजी को लेकर कोच और बीसीसीआई पर सवाल उठाए। वेंगसरकर ने कहा कि उन्होंने अब तक भारतीय बॉलिंग कोच का नाम नहीं सुना। चौथे वनडे में स्टुअर्ट बिन्नी से ज्यादा गेंदबाजी न कराने पर वेंगसरकर ने कहा कि जब बिन्नी पर भरोसा नहीं था तो फिर चुना क्यों। पूर्व कप्तान का कहना है कि बीसीसीआई के पास खिलाड़ियों का पूल बड़ा करने को लेकर कोई नीति नहीं है। स्टुअर्ट बिन्नी का पिछला मैच खेले थे, सिर्फ 1 ओवर उन्हें गेंदबाजी मिली, 8वें नंबर पर बैटिंग करने आए, तो ये कुछ अजीब लगता है। अजीब लगता है ज़रूर, क्योंकि वो ऑलराउंडर है और एक ही बॉलर दिए मीन्स जो मेन जो लोग वहाँ पे है इन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आत्मविश्वास आपके पैर में आपको नहीं है तो उनको क्यों लिया गया फिर। वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई का वर्चस्व और बढ़ जाएगा। दुबई में आईसीसी की बैठक में कमाई की हिस्सेदारी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मॉडल को मंजूरी दे दी गई। बैठक में एन श्रीनिवासन के आईसीसी के पहले चेयरमैन बनने का रास्ता भी साफ हो गया। पद्म अवार्ड न मिलने से भारत के नंबर 1 पहलवान सुशील कुमार नाराज हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए मेडल जीतने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। रणजी ट्रॉफी के फाइनल के पहले दिन महाराष्ट्र ने सधी शुरुआत की है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक कर्नाटक के खिलाफ पहली पारी में महाराष्ट्र ने 5 विकेट खोकर 272 रन बनाए। आईपीएल की नीलामी के लिए खिलाड़ियों की बेस प्राइस पूल की लिस्ट जारी हो गई है। वीरेंद्र सहवाग, यूसुफ पठान समेत 31 खिलाड़ियों की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए होगी। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में श्रीलंकाई क्रिकेट टीम बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। मीरपुर के शेरे बंगला स्टेडियम में खेले जा रहे टेस्ट के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी पहली पारी 6 विकेट पर 730 रनों पर घोषित कर दी। महिला जयवर्धन ने 203 और विता नागे 103 रन पर नाबाद रहे। दूसरी पारी में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में सिर्फ 35 रन पर 1 विकेट खो दिया। बांग्लादेश ने पहली पारी में 232 रन बनाए थे। इस तरह मेजबान टीम श्रीलंका से 463 रनों से पीछे है और उसके 9 विकेट शेष हैं।